रुक जाओ बेटों, आगे का रास्ता मौत की दहलीज है। इस जंगल में जो दिखता है वो होता नहीं। दीपक। दादा, आप इतनी रात को यहाँ अकेले? हमें मोहनपुर जाना है, रास्ता तो यही है ना? बुजुर्ग दादा। रास्ता तो यही है, पर मंजिल बदल सकती है। आगे एक ढाबा मिलेगा, वहां कुछ भी पूछना मत, बस खाना खाना और निकल जाना। अगर उनकी बातों में फंसे तो ये जंगल तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। दीपक भाई, ये क्या बोल रहे हैं? दादा, ओ दादा। बुजुर्ग अंधेरे में गायब हो जाते हैं। रात के सन्नाटे, झिंगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों पर चलने की कड़क कड़क आवाज सुनाई देती है। बस थोड़ी हिम्मत और रख रमेश, आधा रास्ता तो हमने पैदल ही नाप दिया है। सामान की डिलीवरी कल सुबह देनी है, वरना मालिक पैसे काट लेगा। पैसे की पड़ी है तुझे? यहां मेरी जान सूख रही है। देख तो, ये टॉर्च की रोशनी भी जैसे इस अंधेरे में खो रही है। मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। दीपक। डर ही तेरा दुश्मन है। ये हवाओं का शोर है, कोई भूत प्रेत नहीं। चुपचाप कदम बढ़ा। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आता है। सामने एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। रमेश। रुको दीपक, देख, सामने कोई खड़ा है। बुजुर्ग दादा। रुक जाओ बेटों, आगे का रास्ता मौत की दहलीज है। इस जंगल में जो दिखता है वो होता नहीं। दीपक। दादा, आप इतनी रात को यहाँ अकेले? हमें मोहनपुर जाना है, रास्ता तो यही है ना? बुजुर्ग दादा। रास्ता तो यही है, पर मंजिल बदल सकती है। आगे एक ढाबा मिलेगा, वहां कुछ भी पूछना मत, बस खाना खाना और निकल जाना। अगर उनकी बातों में फंसे तो ये जंगल तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। दीपक भाई, ये क्या बोल रहे हैं? दादा, ओ दादा। बुजुर्ग अंधेरे में गायब हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर एक पुराना ढाबा दिखता है। पीली रोशनी टिमटिमा रही है। ढाबे का सरदार मेज साफ कर रहा है। सरदार। आओ आओ मुसाफिरों, बड़ी लंबी पैदल यात्रा की है तुम दोनों ने। बैठो, गरम रोटियां खिलाता हूँ। शुक्रिया सरदार जी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ ले आइए। रमेश। दीपक, यहां कोई और क्यों नहीं है? और ये सरदार हमें ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे हम कोई शिकार हों? सरदार। शिकार? नहीं बेटा, तुम तो मेहमान हो। खाओ, पेट भर के खाओ, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद शायद तुम्हें कभी भूख न लगे। दीपक। ये लीजिए पैसे सरदार जी। रूहों की बस्ती में कागज के टुकड़ों की क्या कीमत? तुम यहाँ से जा ही कहाँ पाओगे? यहीं रुक जाओ, हमेशा के लिए। रमेश। भाग दीपक, ये इंसान नहीं है। दोनों तेज भागते हैं। अचानक बिजली कड़कती है और जोरदार बारिश शुरू होती है। दीपक। वो ढाबा गायब हो गया। रमेश, तू ठीक तो है? नहीं, मेरा पैर फंस गया है। ये मिट्टी, ये मुझे नीचे खींच रही है, बचाओ। हाथ दे मुझे, जोर लगा। ये कैसी मिट्टी है, इसमें तो हाथ भी धंस रहे हैं। कीचड़ से निकलकर वे एक सुंदर लकड़ी के घर के सामने पहुंचते हैं। दरवाजा राधा खोलती है। राधा। अरे, तुम दोनों तो पूरे भीग गए हो। अंदर आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। बहुत मेहरबानी बहन जी, हम बस सुबह होने तक यहाँ रुकना चाहते हैं। राधा। जिंदगी भर रुक सकते हो, ये घर तुम जैसों के लिए ही तो है। मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम यहाँ लेट जाओ। दीपक। इतनी सुंदर लड़की इस वीराने में अकेली, कुछ तो बहुत गलत है। रमेश सो जाता है। दीपक खिड़की से बाहर देखता है, जहां फिर वही बुजुर्ग खड़े हैं। बुजुर्ग दादा। दीपक, बाहर निकल। तू जिस बिस्तर पर लेटा है वो जमीन नहीं, एक पुरानी चिता है। दीपक। क्या? पर ये घर, ये लड़की? बुजुर्ग दादा। सब छलावा है। उस लड़की के पैर देख, वो उल्टे हैं। भाग यहां से और खेतों की तरफ जा,
वहां के किसान ही तुम्हें बचा सकते हैं। दीपक रमेश को उठाकर भागता है। पीछे से राधा की भयानक चीखें आती हैं। राधा। कहाँ जा रहे हो? मेरा खाना अधूरा है, वापस आओ। रमेश। दीपक, वो लड़की, उसका चेहरा पिघल रहा है, वो हमारे पीछे उड़ रही है। दीपक। सामने देख, वो रही मशालों की रोशनी। किसानों, बचाओ हमें। किसान। दूर हो जा चुड़ैल, इन मासूमों को हम ले जा रहे हैं। सूरज की रोशनी जंगल पर पड़ती है। सब कुछ शांत हो जाता है। रमेश। क्या हम बच गए? दीपक। हां रमेश, वो देख, मोहनपुर का बोर्ड। आज मौत को बहुत करीब से देख लिया। रमेश। वो दादा और वो किसान, वे कौन थे? दीपक। शायद इस जंगल के वो अच्छे लोग जो आज भी भटकते मुसाफिरों की जान बचाते हैं।